Hello student, Anisha Bharsha Salvi, your biology mentor. So today we are going to start biomolecules, right? आज हम पढ़ेंगे जो सबसे खतरनाक टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक टॉपिक नहीं है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या हैं? एक तरह से एलिमेंट से तो मिलकर के बने हुए हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें उन्हीं के बारे में तो पढ़ना है। आप खुद सोचो, आपकी बॉडी में वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैसे हैं, कितने मात्रा में है, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो हमें इस चैप्टर से डरना नहीं है, हमें एकदम प्यार से इस चैप्टर को समझना है, इंटरेस्ट के साथ समझना है, ताकि चीज़ें और इजी हो जाएगी, राइट। तो पहली बात जो हम करें कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो हमारी सबकी बॉडी मतलब ह्यूमंस, प्लांट, इवन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोबियल ग्रुप्स जो होते हैं, उनकी बॉडी भी एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी बैक्टीरिया, फंजाई, राइट। हम प्लांट्स में भी ये देखेंगे, हम एनिमल्स में भी ये देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। हम इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल है क्या ये बायोमॉलिक्यूल्स? तो बच्चों, जो कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होंगे, वो क्या हैं? हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं, राइट। क्या है? हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। और इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जिन एलिमेंट्स के पास में, जिन कंपाउंड्स के पास में आपके उसके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर यदि कार्बन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास कार्बन ही नहीं है, विदाउट कार्बन, ठीक है, विदाउट कार्बन ऐसा एलिमेंट वो क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ? क्वेश्चन ये आया, क्या ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है या नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होता है? तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारा टिश्यू लिया, ठीक है, उसका केमिकल एनालिसिस किया, एज वेल एज उन्होंने अर्थ क्रस्ट लिया, नॉन लिविंग थिंग ली, और उस अर्थ क्रस्ट के अंदर भी केमिकल एनालिसिस किया। और क्या पाया उन्होंने पाया कि जब हमने केमिकल एनालिसिस किसी लिविंग टिश्यू पे किया, राइट, और अर्थ क्रस्ट पे किया, तो क्या क्या मिला? सिमिलर लिस्ट मिली, एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की सिमिलर लिस्ट मिली, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट था, जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है, सल्फेट या सल्फर प्रेजेंट था, फॉस्फेट प्रेजेंट था, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट थे। तो ये सब क्या है? इसमें भी सेम चीजें मिली। तो वी कैन से दैट कि जो ये बायोलॉजिकल कंपाउंड है, जो ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये इन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है, और एज वेल एज नॉन लिविंग जो हमारे थिंग्स हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? लेकिन स्टडी से ये भी पाया गया, हमने जब एनालिसिस किया तो लिस्ट तो सेम आई, मतलब कार्बन दोनों में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, बट वरी क्या किया गया? इनकी
कितनी क्वांटिटी है। तो लिविंग टिश्यू के अंदर जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या पाए गए, ज्यादा मात्रा में पाए गए, जबकि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें इसकी अपेक्षा कम मात्रा में पाए गए। ये बात समझ में आई? क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective contained per unit mass of a living tissue. हमें कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और भी अदर एलिमेंट्स मिले। And if the same analysis was performed on a piece of earth crust, और जब हमने ये सेम एनालिसिस अर्थ क्रस्ट पे किया तो हमें, जो कि नॉन लिविंग मैटर का एग्जाम्पल है, तो हमें सिमिलर लिस्ट मिली। उसमें भी हमें कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, अदर सेवरल कंपाउंड मिले। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। यस, दोनों में मिला। अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रिलेटिव अबंडेंस carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in living organism than in earth crust. ज्यादा मिला। कैसे ज्यादा मिला हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये है अर्थ क्रस्ट के बारे में और ये है ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन में हम देखें तो हाइड्रोजन जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो कितना मिला, 0.14। कितना मिला, 0.414। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करें तो ये कितना मिलेगा, 0.5 मिला है, यहाँ पर 0.14 मिल रहा है। फिर हम बात करें कार्बन की, कार्बन कितना मिल रहा है, 0.03, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है 18.5। राइट, यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6, यहाँ पर 65.0, 65.0। तो आप कह सकते हो कि जो अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में कम है, जबकि जो ह्यूमन बॉडी है या लिविंग टिश्यू है उसमें ज्यादा है, लेकिन कंपोनेंट सिमिलर है। जो आपको लिविंग में मिला वही आपको नॉन लिविंग में मिला। इज दैट क्लियर? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट, केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होंगे। राइट, अब हमने एनालिसिस करना है कि जो एलिमेंट्स हमें मिले हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक हैं क्या। ठीक है, क्या सारे के सारे एलिमेंट कार्बन कंटेनिंग है या कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है जो कि जहां पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और है तो कैसा एनालिसिस किया जा सकता है उसका। एनालिसिस पे हमें पता लग सकता है तो क्या है, हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड्स हैं उनका हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसका हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो केमिकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोगे टिश्यू। ठीक है, हमने लिया लिवर टिश्यू। ठीक है, इट कुड बी वेजिटेबल, ठीक है, इट कुड बी वेजिटेबल। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, लिविंग टिश्यू ले लिया। अब टिश्यू ले लिया भैया, ठीक है, जैसे आप लहसुन की चटनी बना रहे हो, आपने लहसुन छील के और लहसुन ले लिए, उसमें मिर्ची डाल दिया, जो भी आपने नमक डाला है, राई डाली है, वॉटेवर यू आपने उसमें पुट कर दिया। किस में पुट कर दिया, कुछ तो सिलपट्टे पे पहुँचते हैं, सिलपट्टे पे आप बनाते हो चटनी, कुछ क्या करते हैं ऐसे, ठीक है, मूसल और ओखली लेते हैं। ठीक है, मोटर पैसल, क्या कहते हैं इसको, मोटर पैसल लेते हैं। अब ये लिविंग टिश्यू इसमें डाला, अब तुम एक लिविंग टिश्यू को ऐसे कूटोगे तो उसकी फाइन स्लरी बनेगी क्या। चटनी में भी तुम जब लहसुन मिर्ची विर्ची डाल लेते हो तो तुम उसको क्रश करते हो तो वो इजीली क्रश नहीं होती ना, उसका फाइन फ्रैक्शन नहीं मिलता है, तो तुम क्या करते हो, थोड़ा पानी मिला देते हो। तो यहाँ पर भी हमें कुछ मिलाना पड़ेगा ना, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे Cl3CCOOH, यानी कि ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ग्राइंड इट। ठीक है,
ऐसे ऐसे ग्राइंड कर लो या विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन तुम इसको ग्राइंड कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं? फाइन चॉपिंग बोल सकते हो, फाइन फ्रैक्शन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ग्राइंड किया, ग्राइंड करने पर हमें क्या मिला? एक थिक स्लरी मिल गई, चटनी बन गई हमारी, स्लरी मिली, थिक स्लरी मिली। अब इस थिक स्लरी को हम क्या करेंगे? छानेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट हम किस टेक्निक से कर सकते हैं? सेपरेशन करना हो तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, आप उससे कर सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम कंटेनर लेंगे, इसमें हम छलनी लगाएंगे। ये छलनी भी हो सकती है, ये चीज क्लॉथ भी हो सकता है, कॉटन क्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है? हमारे पास फिल्टर है। ये क्या है? फिल्टर है। ये फिल्टर क्या हो सकता है? चीज क्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कॉटन क्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ भी हो सकता है। नाउ अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास स्लरी है, ठीक है, ये हमारे पास स्लरी है, स्लरी है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों? इस स्लरी के अंदर लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है? Cl3CCOOH, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये स्लरी को मैंने इसमें डाला, चलो पोर कर दो, करा, ये लो, ठीक है, पोर कर दिया। अब तुम चाय बनाते हो घर पे, ठीक है, चाय बनाते हो तो हमने दूध डाला, हमने पानी डाला, फिर हमने उसके अंदर अदरक डाली, इलायची डाली, लौंग डाली और उसको पकाया, पकाया, हमने अभी यही करा है, ठीक है। पकाने के बाद तुम कप लेते हो, उसको छानते हो। छानने से क्या मिलता है? जो सॉल्यूबल होगा, ठीक है, जो सॉल्यूबल होगा या जिसकी पोर साइज कम होगी, जो साइज में स्मॉल होंगे, ठीक है, स्मॉल इन साइज होंगे, वो आपको इधर मिल जाएंगे कप में। भाई लिक्विड मिलेगा ना, क्या क्या होगा? स्मॉल इन साइज होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सॉल्यूबल होगा, तभी तो नीचे आएगा। सॉल्यूबल होगा तो यहां पर जो लिक्विड होगा, सॉल्यूबल होगा, वो आपको यहां पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। जो छनकर आया है, जो चाहे तुम पीते हो, जो छनकर आया है, उसको हम नाम देते हैं फिल्टरेट। फिल्टरेट क्यों? क्योंकि फिल्टर होकर के तुम्हें मिला है, ये जो आया है फिल्टर होकर के, इसको बोलेंगे फिल्टरेट। लेकिन जो चाय पत्ती, ठीक है, जो तुमने बोला अदरक, लौंग, इलायची का छिलका, वो सब कहाँ रह गया? ऊपर, छलनी के ऊपर रह गया। तो छलनी के ऊपर रह गया तो रिमेनिंग पार्ट हुआ, है ना, रिमेनिंग पार्ट हुआ ना, बच गया, सॉल्यूबल भी नहीं है। तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया हो गया? इसका क्राइटेरिया हो गया ये कि ये कैसा है? इनसॉल्यूबल है, इससे साइज में भी बड़ा होगा तभी नहीं छना, तो हम बोल सकते हैं लार्ज इन साइज, ठीक है, साइज में लार्ज होगा। और जो रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट है, इसको हम बोलते हैं रिटर्नटेट, ठीक है, रिटर्नटेट, ठीक है, रिटर्नटेट जो रिमेनिंग अमाउंट है, याद रहेगा, जो बचा हुआ है, आर फॉर रिमेनिंग, आर फॉर रिटर्नटेट। फिल्ट्रेट जो छनकर आया है, फिल्टर होकर के आया है, फिल्ट्रेट। ये कहानी समझ में आ गई क्या यहां तक? तो अब सुनो, तो हमारे पास क्या आए? दो फ्रैक्शन आए, तो हम क्या बोलेंगे? फिल्टरेशन से हमारे पास क्या आए? टू फ्रैक्शन आए, ठीक है, दो फ्रैक्शन आए हमारे पास। क्या आए? दो फ्रैक्शन। साफ साफ लिख ले, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना, गंदा गंदा लग रहा है, ठीक है, साफ से लिखते हैं। फिल्ट्रेशन किया हमने, ठीक है, फिल्ट्रेशन से हमें क्या मिला? टू फ्रैक्शन मिले, ठीक है, हमें टू फ्रैक्शन मिले। टू कौन कौन से फ्रैक्शन मिले? आ जाओ। एक हमें मिला एसिड इनसॉल्यूबल, एक हमें मिला एसिड इनसॉल्यूबल। अभी हम बात करेंगे, क्या बोल रही हूं मैं, और एक हमें मिला
एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। अभी ये एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल कैसे आया? अभी हमने क्या किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला ना, Cl3 CCOH में डाला। कैसे? एसिड ही तो है, एसिड में तो हमें पता लगा भाई एसिड में जो घुल गया वो एसिड सॉल्यूबल, जो एसिड में नहीं घुला वो एसिड इनसॉल्यूबल। आ गई बात समझ में? तो हमें क्या मिले, दो फ्रैक्शन, एक मिला हमें एसिड इनसॉल्यूबल और एक हमें मिला एसिड सॉल्यूबल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मैं पहले ये लिख देती हूँ। एसिड सॉल्यूबल, सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है तो रिमेनिंग अमाउंट तो नहीं होगा, ये कैसा होगा, फिल्ट्रेट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्टरेट बोलेंगे, जो फिल्टर होकर के आया है। दूसरी बात, अब छना कब सेपरेट कब हुआ, उसका साइज छोटा है इसीलिए तो सेपरेट हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फिल्ट्रेट है या जो सॉल्यूबल है, एसिड सॉल्यूबल कंपाउंड है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 18 से 800 डाल्टन, ठीक है, 18 से 800 डाल्टन होगा। अब एक और बात, ठीक है, फिल्ट्रेट हमने बोल दिया, एसिड सॉल्यूबल हमने बोल दिया, इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट बता दिया, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक है, क्या क्या आएंगे। इससे पहले एक और टर्म सीखेंगे। देखो एसिड सॉल्यूबल है, छोटा है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दूं तो तुम्हें मतलब यू नो दुख दर्द तो नहीं होगा, ऐसे तुम्हें टेंशन तो नहीं होगी कि क्यों बोल दिया। छोटा है ना तो माइक्रो बोल सकते हैं, छोटे को अपन बोलते हैं ना छोटू, है ना, बड़े को बोलते हैं और मोटा भाई, तो हमने यहाँ पर इसको बोल दिया छोटू। छोटू मतलब हमने इसको बोला माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला ना तुमने, किससे फ्रैक्शन निकाला है, ये लिविंग टिश्यू से निकाला है, तो लिविंग टिश्यू से निकाल रहे हो तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलूं तो एनी प्रॉब्लम हियर, नो ना। तो मैंने इसको बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा इसके बारे में देखें पहले। एसिड इनसॉल्यूबल है, एसिड इनसॉल्यूबल है तो रिमेनिंग अमाउंट है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, रिटर्नटेट। रिटर्नटेट ब्रैकेट में तुम रिमेनिंग लिख लोगे तो हमेशा याद रखोगे रिमेनिंग, ठीक है। अब चूंकि छलनी के ऊपर क्यों रह गया, छलनी के ऊपर इसलिए रह गया क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, है ना, इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा। तो ये है बच्चों 10,000 डाल्टन से ऊपर, इसका मॉलिक्यूलर साइज होगा 10,000 डाल्टन से ऊपर। तो डेफिनेटली मैं इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दूं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई क्या, दो फ्रैक्शन वाली। फिल्ट्रेशन किया, दो फ्रैक्शन मिले, एसिड इनसॉल्यूबल तो रिटेंटेड, एसिड सॉल्यूबल तो फिल्ट्रेट, 18 से 800 डाल्टन है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। अब हम क्या देखेंगे, इनके एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, किसके, बायो मैक्रो, नहीं पहले इधर माइक्रो कर दूं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसको क्या कहोगे, माइक्रो है तो एसिड सॉल्यूबल और फिल्ट्रेट, याद रखना है ये सारी चीजें। अब देखो छोटा छोटा है तो अमीनो एसिड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, स्मॉल इन साइज है अमीनो एसिड। शुगर्स स्मॉल इन साइज है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है तो अमीनो एसिड मिल करके
एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, ऐसे हम क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड को जोड़ते जा रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं। चेन कौन सी, पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन बोल रहे हैं तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मैं यहाँ प्रोटीन लिख दूं, राइट। शुगर, ठीक है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो मैं यहां पर पॉलीसैकेराइड्स बोल दूं, एनी प्रॉब्लम। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव। अब सुनो कहानी में चर्चा। कहानी की चर्चा ये है कि तुमने क्या करा है, सेल तोड़ी है, ठीक है, सेल तोड़ी है, सेल का फ्रैक्शन किया है। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन, अब खुद दिमाग लगाओ, एक सेल को तोड़ा है, साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन किसके अंदर आएगा, छोटा छोटा होगा, छन के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन, ठीक है, विदाउट ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली नहीं होनी चाहिए, किसके अंदर आएगा, माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेली, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा तुम्हारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। अब आया कहानी में ट्विस्ट, ठीक है, अब आया कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आया, ठीक है भाई, संदीप को उसकी मम्मा ने बोला कि चाय बना के ला, इलायची डाल करके, ठीक है। संदीप गया किचन में, सारा सामान देखा। अब संदीप ने इलायची डाल दी। इलायची उसने क्या करी, छिल करके नहीं, छील करके उसके दाने को क्रश करके नहीं डाला, ठीक है। उसने क्या करा, इलायची को रखा, ठीक है, इलायची को रखा और इस पे पत्थर मारा। इलायची ऐसे पत्ते के साथ में कुछ तो पिस गई और कुछ मोटे दाने रह गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब संदीप ने चाय को छाना तो उसने देखा चलनी में कि इलायची के दाने ऊपर रह गए। अब संदीप ने क्या सोचा, मैंने तो इलायची को कूट के डाला था, ये दाना कैसे रह गया, ये दाना कैसे रह गया। तो वैसे ही जब हमने एसिड के अंदर उसमें स्लरी बनाई और हमने फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन किया, तो फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, ये फिल्ट्रेट है, ये रिटर्नटेट है। रिटर्नटेट के अंदर कुछ ऐसे वेसाइकल्स, ठीक है, और ये वेसाइकल्स क्या थी, लिपिड। अब लिपिड, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो आप 1800 डाल्टन के अंडर में ही आता है। तो हुआ तो क्या है, ये लिपिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। लिपिड है तो क्या, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन फिर भी ये रिटर्नटेट में कैसे आ गया, फिर भी ये रिटर्नटेट में कैसे आ गया, ये इनसॉल्युबल कैसे हो गया, ये दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, आपको पता है, आपने क्या करा है, सेल है, ठीक है, तुमने सेल को क्रश किया है, क्रश किया है तो सीधी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन भी, इसके भी फ्रैक्शन हुए होंगे, है ना, फ्रैक्शन हुए होंगे। तो लिपिड क्या हो गए, लिपिड्स ने क्या करी, वेसाइकल फॉर्म कर ली। अब जब लिपिड ने वेसाइकल फॉर्म कर ली तो सीधी सी बात है, इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है, इसका जो साइज था वो बढ़ गया। तो इस फिल्टर पेपर से ये बाहर नहीं आए, इस चीज क्लोज से ये बाहर नहीं आ पाए और रिटर्नटेट के अंदर रह गए, ठीक है। तो कहानी का जो ट्विस्ट था वो क्या कंप्लीट हुआ कि लिपिड जो है तो माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये वेसाइकल फॉर्म करने की वजह से रिटर्नटेट में आए हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन आता है कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है और क्यों, लेकिन फिर भी आफ्टर फिल्ट्रेशन ये रिटर्नटेट में क्यों है, फिल्ट्रेट में क्यों नहीं है। इसका आंसर समझ में आ गया।
कहानी समझ में आई? चलो आ जाओ, अब आपकी बुक क्या कहती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह के कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, और हम कैसे इसका आंसर का मतलब फाइंड कर सकते हैं इस आंसर को। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हम फिल्ट्रेशन टेक्निक करेंगे सेपरेशन के लिए। तो लिविंग टिश्यू लिया, वेजिटेबल भी हो सकती है, पीस ऑफ लिवर भी हो सकता है, जैसा कि आई टोल्ड यू बिफोर। ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर एंड पेसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला और तुमने क्या किया, उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमें क्या मिली, एक थिक स्लरी मिली, थिक स्लरी मिली। स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ एंड अ कॉटन, या तो चीज क्लॉथ से या आप कॉटन से उसको स्ट्रेन आउट कर लो। ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, हमें 2 फ्रैक्शन मिले, कौन कौन से, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल एंड रिटर्नटेट एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट। चलिए अब वो बायोमॉलिक्यूल जो अभी हमने पढ़े, लिपिड और ये सारी चीजें, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन जो आया है, पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे कंपाउंड मिलते हैं, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें जांच करनी है, केमिकल एनालिसिस करना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ। अब हम कर रहे हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम केमिकल एनालिसिस करेंगे और इसमें हम करेंगे ऐश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐश एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमने क्या लिया, हमने टिश्यू लिया। टिश्यू कैसा लिया, लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू के अंदर हमने लिवर ले लिया, ठीक है, लिवर ले लिया। अब लिवर लिया है तो इसके अंदर अभी वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट होगा। वाटर कंटेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसका वेट लेंगे हम, ठीक है, हमने टिश्यू लिया, लीवर लिया, इसको वे किया, वे करने पर जो हमें वेट मिला, जो हमें वजन मिला, उसको हम कहते हैं वेट वेट, ठीक है, वेट वेट। अब हम क्या करेंगे, हमें वेट वेट नहीं चाहिए, हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने हैं ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो तुम वापस से इसका वेट करोगे तो वो होगा तुम्हारा, क्या होगा, ड्राई वेट होगा, ठीक है। ड्राई वेट हुआ, हाँ, तुमने सुखा लिया, ड्राई वेट ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे ब्रंट, ठीक है। टोटली इसको जो भी तुम्हारे पास ड्राई मैटर आया है, इट कुड बी पाउडर फॉर्म, ठीक है, उसको तुम क्या करोगे, एक कंटेनर में लोगे और उसको बर्न करोगे, हीट करोगे, ठीक है। बर्न किया, तुम्हें क्या मिला, ऐश मिला। क्या मिला, एक ऐश मिला, एक राख मिली, और इसका तुमने फर्दर क्या किया, केमिकल एनालिसिस किया और पाया कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ये सल्फर हो सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिले और ये कौन थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो हमें क्या पता लगा जब हमने ऐश एक्सपेरिमेंट किया। अब ऐश एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने लीवर लिया, लीवर का हमने वेट किया तो वो वेट हमें कैसा मिला, वेट वेट मिला। फिर हमने इसको सुखाया, सुखाने की वजह से क्या हुआ, जो इस टिश्यू के अंदर वाटर कंटेंट था, वाटर कंटेंट क्या गया, निकल गया, इवेपोरेट हो गया, तो ड्राई कंडीशन आ गई, ठीक है। ड्राई कंडीशन आने की वजह से हमने इसका ड्राई वेट लिया और फिर इसको बर्न किया। देखो जब अपन बर्न करेंगे तो जो इसमें कार्बन होगा, जो इसमें कार्बन कंपाउंड होगा और जो वाटर होगा वो टोटली इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, टोटली उसका कंबशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो राख बचेगी उसमें कैसे होंगे,
सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और फिर हमने उसका जब एनालिसिस किया तो हमारे पास ये कंपाउंड्स आए। आ गई बात समझ में? तो केमिकल एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. Chemical analysis, one way, a small amount of living tissue, say a leaf or liver, this is called wet weight and dried. जो भी हमने लीव टिश्यू लिया है या हमने लिवर टिश्यू लिया है वो क्या है? वेट वेट है. नाउ ऑल द वाटर इवेपोरेट, हमने ड्राई किया ना तो इवेपोरेट हो गया. द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट, और जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? ड्राई वेट हो जाएगा. अब ड्राई वेट को क्या करोगे तुम? ऐसे कंटेनर लिया, ठीक है, इसके ये देखो बर्न किया, प्रॉपर बर्न. नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, जैसे ही जो टिश्यू है पूरी तरीके से जल जाएगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी CO2 में, और वाटर भी इवेपोरेशन हो जाएगा, एंड आर रिमूव्ड. द रिमेनिंग इज कॉल्ड एश, और जो बचा वो क्या है? एश है, राख है. ठीक है, दिस एश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. इंपॉर्टेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आते हैं. किस में आते हैं? एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में. तो क्या हम लिख लें? ठीक है, जब तुम नोट्स बनाओगे तो एक तरफ लिखना, ये बायो मैक्रो है, ये हमारा, यहां पर हम लिखेंगे इनऑर्गेनिक. ये अलग से स्टार बना रही हूं क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक वाला था ना. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद रखने के लिए ये स्पेशल. ठीक है, फ्रैक्शन, लीवर टिश्यू लिया, ड्राई टिश्यू किया, बर्न किया, ऐश मिल गई. कौन कौन से कंपोनेंट मिले? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स. ठीक है, चलो. देयरफॉर elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. हमें सारी चीजें मिली. From a chemistry point of view, यदि हम from a chemistry point of view हमें chemistry के point of view से देखें तो one can identify functional group. तो हम क्या find out करते हैं? हम इन compounds में से क्या identify करते हैं? उनके functional group. functional group जैसे यदि हम example ले कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड का, तो हम 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. इसके इस कार्बन पे आप देखोगे तो एल्डिहाइड है. ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन, ये कौन सा सैकेराइड हो गया? शुगर हो गया, एल्डोज शुगर हो गया. तो ये क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, हमने क्या बनाया? मोनोसैकेराइड बनाई, 6 कार्बन चेन बनाई, जिसमें हमने देखा कि कार्बन 1 पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? इसका फंक्शनल ग्रुप है. ये क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है. ये जब हम फ्रक्टोज की बात करेंगे तो कीटोन हो जाएगा. ठीक है, हम जब ग्लूकोज की बात करें तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा. तो इट कुड बी एल्डिहाइड, इट कुड बी कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा. आ गई बात समझ में? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम देखें तो वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस, फैटी एसिड एक्सेट्रा. हम कैसे करेंगे? न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, हम उसमें लिपिड्स देखेंगे, हम उसमें अमीनो एसिड देखेंगे. डन. बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम ए लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड ए बायोमोलिक्यूल. जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? फॉर दिस अ वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरीके से हो सकते हैं. कौन कौन से? एसिड सॉल्युबल कंपाउंड. एसिड सॉल्युबल है, एसिड सॉल्युबल है तो कैसा होगा बच्चों? फिल्टरेट होगा. ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा. क्या वेट होगा? 18 से 800.
याद रखेंगे ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। एसिड इनसॉल्युबल है तो सीधी सी बात है रिटेंटेट होगा, रिटेंटेट है तो इसका होगा 10,000 डाल्टन से ज्यादा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट। बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या है? देयरफॉर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा वो कैसे होंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? Those which have molecular weight less than 1000 डाल्टन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट एक हमारे लेस देन 1000 से कम है, 1000 से कम ही तो है, 18 से 800, 1000 भी नहीं है ना, 1000 से कम है, एंड आर यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल। उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन तुम्हें मिलेंगे वो भी किस में आएंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएंगे, यदि ऑर्गेनली नहीं है तो। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। कैसे हैं ये? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो शुगर्स मिलकर के एक पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में जो सब्सटेंसेस होंगे वो कैसे होंगे? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन? भाई लिपिड जो है वो रिटेंटेट में क्यों आया जबकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 से ज्यादा नहीं था? ठीक है, 1000 के अंडर में था, फिर भी वो रिटेंटेट में क्यों आया? कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या वो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन है? क्या वो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है? नहीं। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। किसका बना हुआ है? किसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो अदर मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई होती है? लिपिड्स की बनी हुई होती है। देन वी ग्राइंड अ टिश्यू। जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर। हम सेल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में बट जाते हैं और वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होती हैं। ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होती है, जिसकी वजह से these membrane fragments in the form of vesicle get separated, वेसाइकल सेपरेटेड हो जाते हैं, are with the acid insoluble pool and hence they macromolecule fraction। और तभी इसी कारण से तुम्हें ये जो लिपिड वेसाइकल है वो मैक्रोमोलिकुलर के फ्रैक्शन के अंदर मिलती है। बट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। डन डना डन डन, आ गई बात समझ में? द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या किया? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली वो कैसे हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन बायो माइक्रोमोलिक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये ध्यान रखेंगे टर्म्स के बारे में। टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ और ऑर्गेनिज्म। ये दोनों मिलाकर के क्या है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंटायर केमिकल कंपोजिशन है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो वाटर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो वाटर है वो पाया जाता है 70 से 90%। यदि हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन कितना पाया जाना चाहिए? मान लीजिए किसी बंदे का जो वेट है वो 60 किलो है, तो उसको प्रतिदिन 60 ग्राम
प्रोटीन चाहिए उसकी बॉडी के लिए, कितना, उसके वेट का उतना ही ग्राम। 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम, 8 किलो है तो 8 ग्राम। आ गई बात समझ में? तो प्रोटीन जो है वो है हमारे पास 7 से 10%। फिर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये मिलता है 3%। लिपिड की बात करें तो ये मिलता है 2%। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये मिलता है हमें 5 to 7%। और यदि हम आयंस की बात करें, ठीक है, आयंस की बात करें तो ये मिलता है 1%। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ही कहना चाह रहा है वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वाटर है, इसीलिए मैं कहती हूं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी पीते रहो और अच्छा जीते रहो, ठीक है, पानी पीते रहो, अच्छा जीते रहो। पानी पियोगे तो सेल क्या हो जाएगी, अच्छी बनी रहेगी, राइट, डिहाइड्रेट नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, वॉमिट नहीं होगी, लूज मोशंस नहीं लगेंगे, कमजोरी नहीं आएगी। तो पानी पीते रहना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए, एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल, वाटर 70 to 90। प्रोटीन में शायद कितना लिखा है, इसको सही कर लो, ठीक है, ओ ओ सही था, 10 to 15% है ना, 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, आयंस 1। क्लियर दैट? चलिए, अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? ये भी बायोमोलिक्यूल्स ही है, ठीक है, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हो, प्रोटीन्स पढ़ोगे, ठीक है, ये सब क्या है? ये है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे अलग, जैसे ड्रग्स में यूज आ रहे हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स की तरह यूज आ रहे हैं, एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखते हैं, एंटी फंगल एक्टिविटी रखते हैं, एंटी वायरल एक्टिविटी रखते हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। आ जाओ, हम बनाएंगे हमारा प्यारा सा ट्री, ठीक है। इस ट्री के पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली, DRIC, डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लांट में या होस्ट के उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, ठीक है, डायरेक्ट डील करे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से। आप माइक्रोबियल ग्रुप से भी जो मेटाबोलाइट्स आइसोलेट कर सकते हो, राइट। तो होस्ट के अंदर जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट या वी कैन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, फिजियोलॉजिकल हेल्थ के अंदर डायरेक्टली डील करते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फर्स्ट थिंग, ये क्या है, रिजल्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? रिजल्ट है फोटोसिंथेसिस के। कौन? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं, और ठीक है अच्छी मात्रा में भी मिलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा होता है इसका। अब इनका जो फंक्शन है वो नॉन है, ठीक है। जिस भी होस्ट बॉडी से तुम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स निकाल रहे हो, उनको पता है कि उनकी बॉडी में यदि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका फंक्शन नॉन है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं होते, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द होस्ट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये किसका रिजल्ट है बच्चों? ये जो डिराइव्ड होते हैं ना, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिराइव्ड होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव्ड होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डन। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एंड प्रोडक्ट है कौन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तीसरी बात, होस्ट बॉडी में इनका फंक्शन जो है अननोन रहता है। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि जो होस्ट है उसको पता ही नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इसके अंदर रोल क्या है, ठीक है, इसके अंदर रोल क्या है। लेकिन जब हम जानते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि ड्रॉट, सैलिनिटी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, या बायोटिक बोलेंगे तो कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है प्लांट को, तो उस दौरान ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो रिलीज होते हैं और इस प्लांट को सिग्नल देते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन लगा है, फिर ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन ये होस्ट बॉडी को पता नहीं होती है इसकी फंक्शन, ठीक है, ये होस्ट बॉडी को फंक्शन पता नहीं होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ में आ गया एक्चुअल में क्या है। अब सुनो, the most existing aspect of chemistry deals with the isolating thousands of compounds, small and big, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, from living organism determining their structure, उनका स्ट्रक्चर पता होता है, if possible synthesis of them, ठीक है, क्या करते हैं जो साइंटिस्ट हैं वो केमिकल का पता लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरह का कंपाउंड है, क्या क्या उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, किसका अबंडेंस ज़्यादा है, साथ ही साथ में जब यदि उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो तो उसको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है कि नहीं। इज दैट क्लियर? सो इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या आएगा, अमीनो एसिड आ जाएंगी, शुगर आ जाएंगे, है ना, ये सब क्या आता है अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। We can call these biomolecule as metabolites, ये सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये मेटाबोलाइट्स दो भागों में विभाजित होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड, बहुत तरह की कैटेगरीज प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आप तो सीधा से ध्यान रख लो, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव identifiable functions and play non role in normal physiological process, इनका फंक्शन भी नॉन है और ये उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एंजाइम, प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड वाइटामिन्स। नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, ठीक है, माइक्रोबियल सेल से भी निकल सकते हैं, प्लांट से भी निकल सकते हैं, फंगल टिश्यू से भी निकल सकते हैं, one would see thousand of compounds, तब भी हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे, these are called as secondary metabolites, it is a end product of primary metabolites, example alkaloid, flavonoid, saponins, terpenes, tannins, so on, rubber, gums, ये सारे के सारे के secondary metabolites है, जिसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों। जो आप कपड़े पहनते हो, ये क्या है, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप गोंद से चिपकाते हो, फैब्रिक स्टिक से चिपकाते हो, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी, जैसे विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टीन, टेक्सोल, प्लांट से आइसोलेट किया हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है। आप सोचो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, राइट। द रोल और फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अननोन इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए अननोन है, बट ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जैसे कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। कैरोटीनॉइड्स तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको कैरेट में, गाजर में। एंथोसाइनिन, देखो एंथोसाइनिन जैसे तुम ग्रेप्स में देख सकते हो, ब्लैकबेरीज में देख सकते हो। इसके अलावा अभी जो
बायोटेक्नोलॉजी से हम कुछ ऐसी सब्जियों में चेंजेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे जो फूल गोभी होती है उसका अंदर जो कलर है उसको हमने साइनिन कलर दिया है ड्यू टू द हेल्प ऑफ एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से हमने उसको ब्लू कलर दे पाए हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो उसको। एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन, जिसको न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है या कंफ्यूजन रहती है, या जिसका हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर हिप्पोकैम्पस है या कॉर्टिकल रीजन है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उसके केस में डॉक्टर जो है मॉर्फिन और कोडीन जो है एज अ ड्रग उनको देते हैं, उन पेशेंट्स को देते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा कारगर है। टर्पेनॉइड्स क्या करते हैं, स्किन से रिलेटेड काम करते हैं, ये पोर्स को फिल करने के काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोटर्पेन या डाइटर्पेन्स ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉस्मेटोलॉजी में भी काम करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर मैनी ड्रग्स। ठीक है, मनी ट्रीटमेंट। असेंशियल ऑयल्स जो है बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सीड से हम आइसोलेट करते हैं, कभी लीव से हम आइसोलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी करते हैं। टॉक्सिन, अब्रीन और रिसिन, ये टॉक्सिन है, ये भी इनके पास एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी कैंसरस एक्टिविटी, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी है इन दोनों के पास में। तो ये कैंसर के अगेंस्ट में भी काम करते हैं, ड्रग में यूज आते हैं। लेसिटिन जो है ये कॉनकैनावेलिन ए, ये भी क्या है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, ये भी कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज आता है। ड्रग विनब्लास्टिन, कुरकमीन, विनब्लास्टिन मैंने ऐसा बोला था कि भाई ये कैंसर में हेल्प करता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि रबर, गम, ये सारे क्या हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप तुम समझ लोगे ना चीज़ों को, कैसे बनाना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें, तो सीरियसली इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले से घबराओ मत, चैप्टर को ना एक बार एंटर होके देखो इंटरेस्ट के साथ, सच में अच्छा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? और एक और बात है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और जैसा कि मैं कहती हूँ एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना रीड करोगे उतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेकंड टॉपिक में, सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ। इम्पॉर्टेंट है, अपन उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, कब हम उसको पायरेनॉस कहेंगे, कब अपन उसको फ्यूरेनॉस कहेंगे, कब हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, कब नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है, कब हम उसको मोनोसैकेराइड कहेंगे, कौन से टेस्ट हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, कब वो ऑलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा, कौन कौन से लिंकेज उसमें पाए जाएंगे, सारी की सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो जल्दी ही मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। जब तक धन्यवाद।